नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शिवांगी और आपका हॉन्टेड टेल्स हिंदी में स्वागत करती हूं। आज हम आरुषि तलवार मर्डर केस और तंदूर कांड के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले आरुषि तलवार मर्डर केस। आरुषि तलवार मर्डर केस दिसंबर 2010 में सीबीआई की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के होने का रीज़न था 2 साल से अनसॉल्व पड़ा 13 साल की आरुषि तलवार और 56 साल के हेमराज का मर्डर केस। एक ऐसा केस जिसने पूरे इंडिया में एक डर का माहौल बना दिया था। कुछ महीने तक सारे न्यूज़ चैनल्स पर बस इसी केस की बात होती थी। शायद ही इंडिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आरुषि तलवार मर्डर केस का नाम नहीं सुना होगा। एजी कॉल, जो इस केस के लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने मीटिंग में मौजूद बाकी ऑफिसर्स के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट शेयर किए। उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मर्डर और कोई नहीं बल्कि आरुषि के पिता राजेश तलवार ही थे। उनके हिसाब से 15 मई 2008 की रात को राजेश ने अपनी बेटी और घर के नौकर हेमराज को आरुषि के कमरे में एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया, जिसके बाद राजेश गुस्से में पागल हो गए। उन्होंने लिविंग रूम में पड़े हुए अपने गोल्फ सेट से एक गोल्फ क्लब निकाला और आरुषि के कमरे में घुसकर हेमराज के सिर पर उस गोल्फ क्लब से जोर से मारा। इसी मुठभेड़ में वो गोल्फ क्लब गलती से आरुषि के सिर पर लगा और इतने में ही उसकी बीवी नूपुर, जो साइड वाले रूम में सो रही थी, उठकर आरुषि के रूम में आई और उन्होंने देखा कि लाश बिस्तर में एक साइड पड़ी हुई थी और एक सर्जिकल ब्लेड से राजेश आरुषि का गला काट रहे थे। नूपुर यह देखकर शॉक में आ गई, लेकिन जब राजेश ने उन्हें पूरी बात बताई तो नूपुर भी राजेश का साथ देने लगी। दोनों ने उसके बाद क्राइम सीन कवर करने में लग गए। सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर सर्जिकल ब्लेड को डिस्पोज कर दिया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मुताबिक राजेश ने उसके बाद बैठकर विस्की भी पी। फिर अगली सुबह नूपुर ने अंदर से सबसे बाहर वाला दरवाज़ा बंद किया और अपनी मेट भारती के सामने हेमराज के आरुषि को मार के भाग जाने का नाटक किया। एजी कॉल के हिसाब से उन दोनों ने बहुत प्लानिंग की, पर उन्हें यह एक्सपेक्टेड नहीं था कि छत पर राजेश ने जो हेमराज की लाश कूलर की ग्रिल के नीचे छुपाई थी, वह पुलिस को मिल जाएगी। एजी कॉल के हिसाब से राजेश एक बेरहम खूनी था और वह इस केस में उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करना चाहते थे, लेकिन वहां प्रेजेंट सीबीआई के मेंबर्स और अरुण कुमार ने उनको वह चार्जशीट फाइल करने से रोक दिया। सीबीआई मेंबर्स की उनको रोकने की वह वजह थी लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि राजेश और नूपुर तलवार के लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला था जो उन्हें सस्पेक्ट बना सके। ना ही उन पर उस गोल्फ क्लब का ब्लड से ड्रेसेस थे और ना ही उन दोनों ने के ही किसी सस्पिशंस थे। पर अरुण कुमार की जीजी कॉल को रोकने की वजह कुछ और थी। उनके हिसाब से खूनी कोई और था। अरुण कुमार वो ऑफिसर थे जो एजी कॉल से पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अरुण कुमार को यह केस 31 मई 2008 को पुलिस के ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन के बाद हैंडओवर किया गया था, ताकि सीबीआई पुलिस की थ्योरी को कंफर्म कर सके। जब अरुण कुमार को यह केस मिला था, तब पुलिस ने राजेश तलवार को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उसके हिसाब से मर्डरर वही थे। पुलिस की थ्योरी भी जीजी कॉल से मिलती जुलती थी, बस उसमें डिफरेंस यह था कि पुलिस के हिसाब से राजेश तलवार ने उन दोनों को उस रात एक ऑब्जेक्शनल पोजीशन में देख लिया था। देखने के बाद वो हेमराज को वहीं गोल्फ क्लब से मारना शुरू नहीं करा था, बल्कि वह हेमराज को छत पर ले जाकर वहाँ उससे कुछ बात करना चाहते हैं। छत पर ले जाकर उन्होंने हेमराज को एक हैवी ऑब्जेक्ट से मारकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने एक शार्प ऑब्जेक्ट से उसका गला काट दिया। फिर उन्होंने नीचे आकर विस्की पी, शराब के नशे में गुस्से में पागल होकर अपनी बेटी आरुषि के कमरे में जाकर एक शार्प एज्ड वेपन से उसका भी गला काट दिया
और अगली सुबह एविडेंस टैम्पर करने के लिए उन्होंने मर्डर के इमीडिएट बाद पुलिस को बुलाने के बजाय अपने नेबर्स को जमा कर लिया ताकि उनके घर में ढेर सारे फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स आ जाएं। अरुण कुमार ने पुलिस की थ्योरी को रिकन्फर्म करने के लिए सबसे पहले नूपुर और राजेश पर लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट किए, जिसमें उनके खूनी होने का कोई सबूत नहीं मिला। एक बड़ा सवाल था कि उनके घर के अंदर आकर कोई उनकी बेटी का गला काट गया और उन्हें पता ही नहीं चला। यह कैसे पॉसिबल था? राजेश और नूपुर ने इस पर कहा कि उनके कमरे में एसी खराब होने की वजह से बहुत शोर करता था, इसलिए उन्हें कमरे से बाहर कुछ सुनाई नहीं देता था। इसके बाद उनके रूम का साउंड टेस्ट किया गया, जिसमें यह निकला कि खराब एसी की वजह से उनके कमरे में कोई आवाज़ नहीं आती थी। फिर अरुण कुमार ने इन्वेस्टिगेट करते हुए हेमराज के कमरे की फ़ोटोज़ देखी, जिसमें उन्हें गड्ढे पर डिप्रेशन वाले 3 पॉइंट दिखे। उनकी टीम ने फिर कृष्णा राजकुमार और शंभू मंडल को हिरासत में लेकर उन पर साइकोलॉजिकल टेस्ट की और नार्को टेस्ट करवाए, क्योंकि कृष्णा जो राजेश तलवार की क्लिनिक में काम करता था वही था जिसने पुलिस को हेमराज और आरुषि के रिश्ते और राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया था। कृष्णा और राजकुमार ने नार्को टेस्ट में कृष्णा ने जो भी बात कही वह सुनकर अरुण कुमार के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। कृष्णा ने एडमिट किया कि हेमराज का नेपाल में नया घर बनना था, जिसकी खुशी में उस रात वह लोग उसके कमरे में पार्टी कर रहे थे। तभी राजकुमार, जो आरुषि को पसंद करता था, शराब के नशे में कमरे की ओर गया। कृष्णा और मंडल ने भी उसका पीछा किया। फिर राजकुमार ने आरुषि के कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इससे पहले आरुषि चिल्ला पाती, कृष्णा ने उसके सर पर खुखरी चाकू से मारा और फिर उसी खुखरी से उसका गला काट दिया। क्योंकि हेमराज उस खून का विटनेस था तो वह लोग उसे छत पर ले गए, जहां उन्होंने उस चाकू से उसका भी गला काटकर उसको मार दिया। उसकी बॉडी को छुपाने के लिए उस कूलर के ग्रिल पर रख दिया। राजकुमार और शंभू के नार्को टेस्ट में इससे मिलती जुलती कहानियां निकल के आई। उनकी टीम ने कृष्णा के घर की तलाशी भी ली थी, जहां पर उन्हें एक पिलो कवर और खुखरी मिली। उनकी टीम ने राजेश तलवार को रिहा कर दिया और कृष्णा, राजकुमार और शंभू को अरेस्ट कर लिया था। पर इस थ्योरी में भी कुछ दिक्कतें पहले ही नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती थी, इसलिए कृष्णा और राजकुमार के कन्फेशन को कॉन्क्रीट प्रूफ कंसिडर नहीं किया जा सकता था। दूसरा, कृष्णा की फैमिली ने कहा कि वह मर्डर के टाइम अपने कमरे में ही था। यही बात राजकुमार के एम्प्लॉयर और शंभू मंडल के एम्प्लॉयर्स ने भी उन दोनों के लिए कही। तीसरा, जो खुखरी चाकू कृष्णा के रूम से मिली थी उस पर ह्यूमन ब्लड के कोई ट्रेसेस नहीं थे। जब अरुण कुमार ने चार्जशीट फाइल करने की कोशिश की तो उनकी चार्जशीट भी इस बेसिस पर रिजेक्ट हो गई कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं निकाली थी और उन पर शंभू मंडल को करने के फोर्स फिर से क्या ऑन ही नहीं की थी क्या? नहीं, फिर से मतलब वो शंभू मंडल से स्टार्ट करना स्टार्ट हो गया। शंभू मंडल को मारपीट के फोर्स करके बातें निकलवाने का आरोप भी लगा, क्योंकि दोनों ही टीम के इन्वेस्टिगेशन और थ्योरी को प्रूव करने के लिए सीबीआई मेंबर्स के पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था। तो कॉमन कंसेंसस से सीबीआई उस मीटिंग में चार्जशीट की बजाय क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का डिसीजन लिया। फरवरी 2011 को मजिस्ट्रेट प्रीति फिर से करो 9 फरवरी 2011 को मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया और राजेश और नूपुर को फिर से समन किया गया। राजेश और नूपुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की, जो दोनों कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दी। 11 मई 2013 को राजेश और नूपुर का ट्रायल शुरू हुआ। 25 नवंबर 2013 को एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन दोनों को आरुषि और हेमराज के मर्डर में गिल्टी करार दिया और उनको मर्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, मिसलीडिंग ऑफ प्रूफ एंड फाइलिंग रॉन्ग एफआईआर के लिए कन्विक्ट किया करके 26 नवंबर को उन्हें
लाइफ इन सेंटेंस यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन जनवरी 2014 में राजेश और नुपुर ने इस डिसीजन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 12 अक्टूबर 2017 में हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें सारे चार्जेस से फ्री कर दिया। यह एक ऐसा केस बना जिसमें कोई सॉल्व नहीं कर पाया और आरुषि और हेमराज को आज तक जस्टिस नहीं मिला। आपको क्या लगता है किसने मारा आरुषि को? कमेंट में हमने अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। तंदूर कांड एक क्रिमिनल के दिमाग की लिमिट्स कोई नहीं जानता। क्राइम करने की चाह किस हद तक जा सकती है और इंसान को क्या करवा सकती है, यह पता करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज का केस एक ऐसे आदमी का है जिसने ऐसी सारी हदों को पार कर दिया। 2 जुलाई 95 की रात को कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू और होम गार्ड चंद्रपाल अपनी रूटीन नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। वह लोग जैसे ही अशोका रोड की तरफ मुड़े तभी उन्होंने एक बिल्डिंग में से बहुत सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। वह दोनों उस बिल्डिंग तक जल्दी से गए। उस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर से वहाँ धुआं आ रहा था, लेकिन वह रेस्टोरेंट उस समय बंद था। उन्होंने वहाँ खड़े गार्ड से धुएं की वजह पूछी। तभी रेस्टोरेंट से एक आदमी निकल कर आया और उसने बताया कि रेस्टोरेंट में कुछ वेस्ट जलाया जा रहा है जो कि कुछ देर में जलना खत्म हो जाएगा। यह सुनकर वह दोनों वहाँ से चले गए। लेन्स में पेट्रोलिंग करने लगे और पास की लेन्स में पेट्रोलिंग करने लगे। कुछ दूर जाते ही उन्हें पीछे से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई, आग लग गई, आग लग गई। वह हड़बड़ी में वापस उस रेस्टोरेंट की लेन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आग की लपटें अब रेस्टोरेंट के अंदर से निकलकर बाहर तक आ गई थी। उन्होंने तुरंत बैकअप बुलाया और डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया। अंदर घुसने की कोशिश की ताकि वहां उस आग को बुझा सकें, पर उस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुंजू और चंदर देरी ना करते हुए उस गार्ड की मदद से दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ चले गए, जहां उन्होंने देखा कि दो आदमी एक तंदूर को हवा देते हुए उसमें पेपर और लकड़ी के पीसेस डाल रहे थे। उनमें से एक वहां का मैनेजर केशव था और दूसरा आदमी वही था जो उन्हें थोड़ी देर पहले बाहर मिला था, जिसका नाम था सुशील शर्मा। चंद्रपाल ने वहीं से आवाज़ लगाकर उन्हें उस आग के बारे में चेतावनी दी, पर सुशील शर्मा ने कहा कि वह एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है और उन दोनों पुलिस वालों के लिए इस वक्त वहां से चले जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वह कुछ पुराने पार्टी के डॉक्यूमेंट्स जला रहे हैं। पर कांस्टेबल कुंजू को उस तंदूर से मांस के जलने की बू आ रही थी। उनका शक बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वह दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए और सबसे पहले जाकर उन्होंने तंदूर की आग बुझाई। इसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तंदूर के बाहर इंटेस्टाइन लटक रहे थे और तंदूर के अंदर एक इंसानी शरीर आधा जला पड़ा था। पानी डालने से उस शरीर की स्किन हड्डियों से अलग हो गई, जिसकी वजह से एक बहुत बुरी स्मेल चारों तरफ फैलने लगी थी। इतनी देर में पुलिस की बैकअप टीम भी वहां आ गई। सुशील तब तक वहां से गायब हो चुका था, लेकिन केशव वहीं पर खड़ा था। केशव को इमीडिएट अरेस्ट कर लिया गया। अगली सुबह उस इंसानी लाश की बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलने की खबर हर न्यूज़पेपर इंसानी लाश की बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलने की खबर हर न्यूज़पेपर के हेडलाइन पर बन गई। सुशील फरार हो चुका था। पुलिस केशव को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। पर जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसका सुशील के साथ क्या रिश्ता है, तो उसने बताया कि वह रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही है और उसके केशव पर बहुत एहसान है, इसलिए उसके कहने पर केशव ने यह सब किया था। उसी दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन में आया जिसने अपना नाम मतलूब करीम बताया
और उसने पुलिस से कहा कि वो लाश सुशील की बीवी नैना साहनी की है। धीरे धीरे सुशील शर्मा के सस्पेक्ट होने की न्यूज़ हर जगह फैल गई। पुलिस हाथ धोकर सुशील की तलाश में लग गई थी। उन्हें सुशील कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। पर एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि 9 दिन के फरार सुशील ने खुद को बेंगलुरु पुलिस को सरेंडर कर दिया है। लेकिन उसने नैना के खून में उसके इन्वॉल्व होने से साफ इनकार कर दिया। मगर कुंजू और चंदन ने अपनी आंखों से सुशील को क्राइम सीन पर देखा था और उससे बात भी की थी, और उन्हें पता था कि सुशील झूठ बोल रहा है। पुलिस ने सुशील के सच उगलवाने के लिए उसे कई अलग अलग तरीकों से इंटरोगेट किया। इंट्रोगेशन के दौरान सुनील ने फाइनली कन्फेस किया कि उसी ने नैना का मर्डर किया था, जिसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से फरार हो गया था। उसके बाद सुशील ने पुलिस को 2 जुलाई को क्या हुआ था सब सच सच बताया। 2 जुलाई की शाम को सुशील अपने गोल मार्केट के फ्लैट में घुसा ही था जब उसने अपनी बीवी नैना को हाथ में एक ड्रिंक लिए किसी से फ़ोन पर बात करते देखा। नैना ने उसके अंदर आते ही फ़ोन काट दिया और सुशील के लिए भी एक ड्रिंक बनाकर बेडरूम में चली गई। सुशील ने ड्रिंक पीना शुरू किया, पर जैसे जैसे वह ड्रिंक उस पर अपना असर कर रही थी वैसे वैसे उसका नैना के ऊपर शक बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसने टेलीफोन पर लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया। उस कॉल को मतलूब करीम ने उठाया, जो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था और जिसके साथ नैना के अफेयर होने पर सुशील को पहले से ही शक था। सुशील गुस्से में तिल मिलाता हुआ बेडरूम में घुसकर नैना पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। सुशील ने एकदम से अपनी ड्रॉर से एक बंदूक निकाली और नैना को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने हड़बड़ी में अपने घर से खून साफ किया और डिसाइड किया कि मर्डर के सबूत को मिटाने के लिए वो नैना की लाश को अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला देगा। पर यह केस सिर्फ एक अफेयर के शक की वजह से हुए मर्डर का नहीं था। दरअसल वजह थी सुशील का डोमिनेटिंग और इनसिक्योर और अब्यूसिव नेचर, जो हर हफ्ते छतरपुर मंदिर जाता था, पर वहीं सुशील हर रात शराब पीकर नैना को मारता था और उसे अपने गोल मार्केट वाले फ्लैट में लॉक करके रखता था। एक रात जब नैना सुशील से उसके अब्यूसिव नेचर की वजह से छोड़ने की बात की तो उसने नैना पर अपनी गन चला दी। उसने जानबूझकर मिस फायर करके नैना को डराने की कोशिश की थी। फिर एक दिन नैना को पता चला कि सुशील का अफेयर भी चल रहा है, जिसके बाद वह खुद को संभाल नहीं पाई और भी ज़्यादा अकेली और बेबस महसूस करने लगी। वह इस रिश्ते से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने मतलूब की हेल्प लेने का डिसाइड किया। मतलूब, नैना और सुशील एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे। वह तीनों पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग में काम करते थे। कॉलेज डेज में नैना और मतलूब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वहीं नैना और सुशील बस अच्छे दोस्त थे। नैना और मतलूब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर क्योंकि नैना एक सिख थी और मतलूब एक मुस्लिम, तो नैना की फैमिली ने उसकी शादी से इनकार कर दिया। फैमिली के प्रेशर में मतलूब ने अपने ही धर्म की एक लड़की से शादी कर ली, पर नैना और मतलूब ने डिसाइड किया कि वो हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन नैना मतलूब की शादी के बाद धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। सुशील ने ऐसे डिफ़िकल्ट समय में नैना का साथ नहीं छोड़ा और वह और नैना एक दूसरे को काफ़ी क्लोज आ गए, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। पर उनकी शादी कुछ हफ्तों तक ही अच्छी रही, जिसके बाद सुशील की सारी सच्चाई नैना के सामने आने लगी। सुशील जब भी नैना को घर में मारता पीटता तो नैना इमोशनल सपोर्ट के लिए मतलूब को ही कॉल करती। इसी अब्यूसिव शादी से निकलकर जब उसने अकेले ऑस्ट्रेलिया जाकर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने का डिसीज़न लिया, तो मतलूब भी उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो गया। 2 जुलाई को कुछ दिन पहले ही नैना ने सुशील को अपना डिसीज़न बताया था, जिसको सुनकर सुशील गुस्से में पागल हो गया था और वह मतलूब को इस डिसीज़न में इन्वॉल्वमेंट पर सवाल करने लगा था। फिर 2 जुलाई को जब नैना ने उसके अंदर आते ही एकदम से फ़ोन काट दिया और फ़ोन रीडायलर कर अपना होश खो बैठा और उसने नैना की जान ले ली।
सुशील को जेल हो गई और कोर्ट ने सुशील को डेथ सेंटेंस दिया, लेकिन कई सालों तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुशील के जेल में अच्छे कंडक्ट के लिए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में बदल दिया, जिसके पूरा होने के बाद 22 दिसंबर 2018 को सुशील को लाइफ सेंटेंस में 18 को सुशील को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। आपको क्या लगता है, ऐसे क्राइम के लिए 20-25 साल जेल में काटना काफ़ी है या ऐसे क्राइम के लिए डेथ सेंटेंस ही होना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूँ आपकी होस्ट शिवांगी। और मैं सीमा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। धन्यवाद।